और आज हम परिरक्षण की अन्य विधियों के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपके रसोई घर में सबसे गर्म स्थान क्या है? रसोई घर का चूल्हा। जी हाँ। और सबसे ठंडा स्थान कहाँ होता है? सबसे ठंडा स्थान होता है फ्रिज में। तो फ्रिज में हम कोई भी सामान क्यों रखते हैं? क्योंकि वो ख़राब नहीं होता। अच्छा, आप ये सोच के बताओ कि वो ख़राब क्यों नहीं होता? वो ख़राब इस वजह से नहीं होता क्योंकि ठंड में जो सूक्ष्म जीवी हैं उनकी जनसंख्या कम हो जाती, वो काम नहीं कर पाते। जैसे ऐसा तो हमारे साथ भी होता है ना, जब बहुत गर्मी होती है तो बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता, और जब बहुत ठंड होती है तो भी हम रजाई ओढ़ के बैठे रहते हैं कि नहीं, कुछ काम नहीं करता। तो इसी प्रकार से सूक्ष्म जीवियों का साथ भी होता है। जब बहुत अधिक गर्मी हो जाती है, यानी जब हम उनको जब हम कोई पानी को उबालते हैं या किसी चीज़ को सुखाते हैं तो गर्मी बढ़ा देता है, वो उस जगह पे गर्मी बढ़ जाती है और सूक्ष्म जीव उस जगह पे उस भोज्य पदार्थ से नष्ट हो जाते हैं। और इसी प्रकार जब बहुत ठंड हो जाती है तो सूक्ष्मजीवी एकदम निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब कोई क्रिया नहीं करते। इस कारण से हम अपने भोज्य पदार्थ को फ्रिज में रखते हैं। तो कूलिंग को हम क्या कहते हैं? हिमीभूत। हिंदी में क्या कहेंगे? हिमीभूत। कूलिंग का अर्थ है किसी भी चीज़ को ठंडा रखना। जब हम ऐसे स्थान का निर्माण करते हैं जहाँ कोई चीज़ ठंडी रह सके तो इस क्रिया को हम कहते हैं प्रशीतन। क्या बोलते हैं? प्रशीतन। और इंग्लिश में इसको कहते हैं रेफ्रिजरेशन। इसी कारण से हम फ्रिज को रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं और हिंदी में इसको क्या कहेंगे? प्रशीतन यंत्र। ठीक है। अगर हम किसी वस्तु को 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा रखते हैं तो इसको कहते हैं हिमीभूत यानी कूलिंग। और हमारे फ्रिज का तापमान कितना होता है? 60 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। जैसे पिछले पार्ट में हमने निर्जलीकरण पढ़ा था ना, निर्जलीकरण में क्या हुआ था कि सूर्य की किरणों द्वारा, सूर्य की गर्मी द्वारा हमने चीज़ों को सुखाया था। उसी प्रकार ठंड में भी क्या होता है? बहुत अधिक ठंडी से भी हम चीज़ों को सुखा सकते हैं। इसको हम कहते हैं फ्रीज ड्राइंग। ये देखिए, ये सारी चीज़ें कैसी सुखाई गई थी? ये सारी चीज़ों को हमने सूर्य की किरणों से सुखाया था। इसी प्रकार से जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हवा से भी नमी निकल जाती है और चीज़ें सूखती हैं। जैसे ये मेरा हाथ देखिए, और हमने इसमें लकीर खींची, ये सफ़ेद सफ़ेद लकीर आ गई ना। ये लकीर क्यों आई? क्योंकि हवा ने मेरे हाथ की नमी को खींच लिया है। तो ठंडी हवा क्या करती है? पदार्थों के अंदर से नमी को खींच लेती है। और ये ठंडी हवा अगर -50 से -80 डिग्री तक होती है, यानी बहुत ठंडी, 0 से भी -50 से -80 डिग्री तक ठंडी होती है, तो ये क्या करती है? पदार्थ के अंदर से सारी नमी खींच लेती है। जैसे अभी हमने हाथ में देखा था ना, सफ़ेद रेखा। क्यों हाथ में सफ़ेद रेखा क्यों आई? क्योंकि त्वचा से ठंडी हवा ने नमी खींच ली है। तो इसी तरह से बहुत अधिक ठंडी हवा उस पदार्थ के अंदर की सारी नमी को खींच लेगी। तो इस विधि से भी निर्जलीकरण किया जाता है और चीज़ों को, भोज्य पदार्थों को अधिक देर तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे कभी अगर आपने ध्यान दिया हो कि अगर आपने मैगी बनाई हो और उसमें आपने मसाला डाला हो तो अपने आप मटर आ जाती है। वो मटर कहाँ से आई? उस मटर को इसी विधि द्वारा सुखाकर मसाले के साथ डाला गया है। और जब हमने उसको दोबारा बनाया तो उसके अंदर पानी घुस गया, जो कि पहले निर्जलीकरण के द्वारा निकला था, फ्रीज ड्राइंग द्वारा निकला था। और अब उसमें जब पानी गया तो वो फिर से फूली हुई मटर हमें दिखने लगी। तो इस विधि भी द्वारा भी हम भोज्य पदार्थों को सुखाते हैं। जैसे ये देखिए, इनको ठंडा रखा गया है ना, ये हमारे जामुन हैं, ये स्ट्रॉबेरी। तो ठंडा रखने पर क्या होता है? जो सूक्ष्म जीव हैं वो भोज्य पदार्थों पर वृद्धि नहीं कर पाते। दूसरी विधि है रासायनिक पदार्थों द्वारा परिरक्षण करना। अच्छा बताइए, आपकी रसोई में क्या क्या रासायनिक पदार्थ हैं? सोचिए थोड़ा, कोई रासायनिक पदार्थ का नाम याद आया? बच्चों, आपकी रसोई में सब कुछ रासायनिक पदार्थ ही है, चाहे वो शक्कर हो या नमक हो या किसी भी तरह के मसाले हों। हर तरह की चीज़ जो रसोई में है वो रासायनिक पदार्थ की तो उस कैटेगरी में भी आती है। जैसे कि अचार, मुरब्बा, जैम, जेली। तो रासायनिक पदार्थों से क्या होता है कि जब हम रासायनिक पदार्थों का प्रयोग भोजन में करते हैं तो उसके अंदर से सारा जो जल है वो निकल आता है
और इससे सूक्ष्म जीवियों से रक्षा होती है। हम बार बार इस बात की बात कर रहे हैं कि हमें भोजन से जल को निकाल लेना है। उससे होगा क्या? देखो, जैसे हमको जीवन जीने के लिए हवा और पानी चाहिए, इसी प्रकार से सूक्ष्म जीवियों को भी जीवन जीने के लिए हवा और पानी चाहिए होता है। अगर उस भोजन पदार्थ के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होगा, बिल्कुल भी नमी नहीं होगी, तो जो सूक्ष्म जीवी है वो उसमें पनप नहीं पाएंगे। इसी वजह से जैसे अचार हुआ उसमें नमक डालते हैं, मुरब्बा हुआ उसमें शक्कर डालते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, उस अचार के अंदर से, उस मुरब्बे के अंदर से सारा पानी बाहर निकाल लेते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवी उसमें नहीं पनप पाते हैं। और ऐसे देखिए जैम है, जैम में भी क्या होता है, बहुत सारी शक्कर डाली जाती है। देखिए जेलीज़ है, जेली में भी क्या बहुत सारी शक्कर डाली जाती है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों में सूक्ष्मजीवी नहीं पनप पाते हैं। अचार में बताइए क्या क्या पड़ता है, अचार में क्या क्या होगा? जैसे इसमें दिख रहा है राई है, जीरा है, और क्या होगा, उसमें तेल होगा, बहुत सारा नमक होगा और सिरका होगा। तो ये सिरका, तेल, नमक वाला जो तरल है वो क्या करेगा, इस अचार के अंदर से सारी नमी को खींच लेगा, और जब हम इसको धूप में रखेंगे तो वो नमी उड़ जाती है। तो इस अचार के अंदर में फिर कोई भी सूक्ष्म जीव नहीं लगेगा, और इस अचार को हम बहुत देर तक खा सकते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो फिर फफूंद क्यों लग जाती है अचार पर? फफूंद भी तो एक सूक्ष्म जीवी ही है ना। हाँ बच्चों, सही कहा। लेकिन फफूंद को अगर आपने देखा होगा तो वो हमेशा तेल के ऊपरी भाग में लगती है। जिस जगह तेल नहीं होता फफूंद उस जगह लगती है। जो भाग अचार का तेल के अंदर होता है वहाँ फफूंद नहीं लगती। ऐसा क्यों हुआ? जब हमने अचार का डब्बा बंद किया तो उसमें जो हवा थी उसमें कुछ फफूंद के छोटे छोटे कण होंगे, और वो अचार के साथ बंद हो गए, और फिर वो उस अचार के ऊपर बैठ गए। वो वहाँ उनको भोजन मिला और वो अपनी जनसंख्या बढ़ाने लगे। तो जब भी हमें अचार बनाना है और हमें ये देखना है कि इसमें कोई भी सूक्ष्मजीवी ना लगे, तो हमें तेल एकदम ऊपर तक भरना है। उससे क्या होगा, हवा के लिए स्थान नहीं होगा, तो सूक्ष्मजीव इसमें हमारे अचार को बर्बाद नहीं कर पाएंगे। तो कई बार क्या होता है कि हमें हमारे जो रासायनिक पदार्थ हैं, जैसे कुछ रासायनिक पदार्थ क्या है, जैसे नींबू क्या होता है, खट्टा होता है। नींबू को हम सिट्रिक एसिड कहते हैं, या सिरका जो हम गन्ने से बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। तो ये घर में बन जाते हैं और इसके लिए हमें किसी फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें बहुत मात्रा में चाहिए, जैसे इस केचप को बनाने के लिए बहुत मात्रा में रसायन चाहिए। जैसे अगर कोई अचार की फैक्ट्री है तो उसको बहुत मात्रा में सिरका चाहिए। तो अगर हम प्राकृतिक रूप से गन्ने से सिरका बनाएंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो क्या किया जाता है, कुछ रासायनिक पदार्थों को फैक्ट्री में बनाया जाता है ताकि सारी ज़रूरतें पूरी हो सकें। तो ऐसे कुछ रसायन क्या है, सोडियम मेटा बाईसल्फाइड, पोटेशियम मेटा बाईसल्फाइड, और सिरका यानी वाइट विनेगर, तो जो सबकी ज़रूरतों को पूरा करता है। लेकिन इनकी एक हानि भी है। देखिए बच्चों, जो प्राकृतिक रूप से रासायनिक पदार्थ हैं, जैसे हमारा चीनी है, नमक है, या नींबू का रस, या घर का सिरका, ये कम हानिकारक है। लेकिन अगर जब हम इनको फैक्ट्री में बनाते हैं तो ये अधिक हानिकारक हो जाते हैं। तो हमेशा जो बाहर की चीज़ें हैं या बाहर के जो रासायनिक पदार्थ जिनको हम केमिकल्स कहते हैं, इनका उपयोग कम करना चाहिए, या ऐसी चीज़ों को कम खाना चाहिए जिनमें ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। परिरक्षण की दूसरी विधि है कैनिंग यानी डिब्बाबंदी। जैसे ये देखिए, ये कोल्ड ड्रिंक है, इसमें क्या है, इसको बंद किया गया है डब्बे में। इसी प्रकार से ये देखिए, ये क्या हो गए, ये डब्बाबंदी हुई। इसमें क्या हुआ कि जो भोज्य पदार्थ है उसको इसमें डाला गया और सारी इसकी हवा खींच ले गई। तो उससे क्या हो, जब हवा नहीं होगी, अभी हमने जाना था सूक्ष्मजीवियों को दो चीज़ें चाहिए, हवा और पानी। जब हवा नहीं होगी तो क्या होगा, सूक्ष्मजीवी पनप नहीं पाएंगे और उनका प्रवेश बंद हो जाएगा। जैसे हमने अचार में देखा था, अगर हम ऊपर तक तेल भर दे तो उसमें हवा नहीं जाएगी और सूक्ष्मजीवी का प्रवेश नहीं हो पाएगा। तो इस विधि द्वारा हम मटर, अनानास, मकाई, रसगुल्ले, बहुत सारी मिठाइयाँ इस तरह डिब्बे में बंद करके उसकी हवा खींच के हम सुरक्षित रख पाते हैं। दूध को भी सुरक्षित रखने का तरीका होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर गाय से दूध दूहा गया और उसको हमने दोपहर तक गर्म नहीं किया तो फिर वो क्या होगा, खराब हो जाएगा, वो फट जाएगा। लेकिन अगर आपने पैकेट वाला दूध देखा हो
तो पैकेट वाले दूध में ऐसा क्या है कि वो गाय से निकाला गया, फैक्ट्री में दूध निकाला गया गाय से, फिर फैक्ट्री से वो दुकान तक पहुंचा, फिर दुकान से वो हमारे घर तक पहुंचा, और फिर भी जब हमने उसे गर्म किया तो वो ठीक था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दूध को एक विशेष विधि द्वारा सुरक्षित रखा जाता है, जिसको हम कहते हैं पाश्चरीकरण। क्या? पाश्चरीकरण। इंग्लिश में इसको हम पैस्चराइजेशन कहते हैं। इसको इसलिए कहा जाता है, इस नाम से इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि इस विधि की खोज लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। क्या नाम था उनका? लुईस पाश्चर। तो इस विधि में क्या किया जाता है कि हम दूध को 30 मिनट तक 63 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, या फिर हम दूध को सिर्फ 15 सेकेंड तक 72 डिग्री तक गर्म करेंगे और फिर एकदम से उसको 10 डिग्री पर ठंडा कर देंगे। तो हमने यहाँ 2 काम किए। पहला, उसको बहुत ज़्यादा गर्म किया, और फिर दूसरा, उसको एकदम से ठंडा कर दिया, और फिर उसको किसी पैकेट या बॉटल में बंद कर दिया जाता है। और फिर क्या किया जाता है? उसको किसी कूलिंग बॉक्स में रख कर, किसी ठंडे जगह पे रख कर उसको दुकानों तक पहुंचा दिया जाता है।